नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने के हैं और खोज खबर में वक्त है खबर देने का और खबर लेने का। आज हम दिल्ली के दंगाइयों की खबर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल कर रही है, उसके बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए, मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है, क्योंकि ये मास्क भी परेशान हो चुका है कि दिल्ली दंगे की कितनी साजिशें रची गई। मैं मास्क को लगाऊं उससे पहले आपको बता दूं, एक नया नाम सामने आया है। वो नाम है खालिद सैफी का। सवाल यह है कि ये खालिद सैफी कौन है? खालिद सैफी एक संगठन चलाता है जिसका नाम है इंडिया अगेंस्ट हेट, लेकिन वो खुद घृणा यानी हेट फैलाता है। उसे एक दूसरे मास्टरमाइंड के तौर पर पेश किया जा रहा है दिल्ली दंगों के लिए। खालिद सैफी वो व्यक्ति है जिसने ताहिर हुसैन और उमर खालिद की बातचीत कराई, वो भी जनवरी के अंदर। और जनवरी में ही इस बात की प्लानिंग बन गई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तब भारत के अंदर दंगे कराए जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। आज जो लोग मुसलमान होने के नाम पर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको दिल्ली दंगों में फंसाया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ कड़े केस नहीं बनाए जा रहे, तो मैं उन्हें साफ कर दूं कि दंगाई दंगाई होता है। न तो वो हिंदू होता है, न वो मुसलमान होता है। और जो मारा गया है वो न हिंदू है, न मुसलमान है, इंसान है, भारतीय है। मैंने हमेशा कहा है कि खून का रंग लाल होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो। आज हम अपने वादे के अनुसार 2 दर्शकों को भी जोड़ेंगे। एक दर्शक हमारे राजस्थान से जुड़ रहे हैं जो कि योगा टीचर है, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम है अतुल व्यास। साथ ही साथ एक वकील, वो भी अपनी राय रखेंगे, वो भी हमारे दर्शक हैं। दोनों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। उनका नाम है इमरान अली, वो भी मेरे साथ बहस को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूं और बहस करूं कि ये दंगाई मानसिकता देश में कहां से आ गई, क्यों नारे लगने लगे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्यों लोग कहने लगे हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कौन सी मानसिकता इस देश के अंदर घर कर रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। दिल्ली दंगों में जो इन्वॉल्व है एक एक की खबर ली जाएगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। ट्रंप के आने से पहले तैयार थी दिल्ली दंगे की स्क्रिप्ट। जनवरी में ही रचा गया था फरवरी का दंगा कांड। पकड़ा गया ताहिर हुसैन का मददगार। उमर खालिद को ताहिर हुसैन से मिलवाने वाला गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा के मामले में खालिद सैफी को गिरफ्तार किया। खालिद सैफी पर आरोप है कि उसने दिल्ली में हिंसा से पहले शाहीन बाग में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन के बीच मीटिंग करवाई। शाहीन बाग में इस साल 8 जनवरी को दोनों की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी तीनों शामिल थे। पुलिस के मुताबिक खालिद सैफी को चांदबाग में हुई हिंसा की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चांदबाग हिंसा में ताहिर हुसैन पर चार्जशीट दायर की जा चुकी है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक खालिद सैफी उमर खालिद को जानता है और उसकी पहचान ताहिर हुसैन से भी है। इस वजह से उसने खालिद और ताहिर हुसैन के बीच मुलाकात करवाई थी। चांदबाग हिंसा की चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दंगों के पहले शाहीन बाग में हुई मीटिंग का जिक्र किया है। चार्जशीट में लिखा गया है, दंगों के पहले शाहीन बाग में 8 जनवरी को मीटिंग हुई थी, जिसमें जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद, आम आदमी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और खालिद सैफी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक मीटिंग में उमर खालिद ने कहा था कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट दिल्ली में हों तब कुछ बड़ा करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट पीएफआई के लोग देंगे। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक खालिद सैफी की गिरफ्तारी के आधार पर अब क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए जल्द ही उमर खालिद को बुला सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है खालिद सैफी। खालिद सैफी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का संगठन चलाता है। नॉर्थ ईस्ट के जगतपुरी दंगे में भी खालिद सैफी गिरफ्तार हो चुका है। ताहिर हुसैन और खालिद सैफी एक ही सैफी समुदाय से हैं। खालिद ने ताहिर हुसैन को कॉल किया था। दिल्ली पुलिस ने आज 3 चार्जशीट दायर की, जिसमें मौजपुर चौक दंगे की चार्जशीट सबसे अहम है। इस दंगे में विनोद नाम के शख्स को गोली मार दी गई थी। गोली मारकर विनोद की हत्या कर दी गई। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 5 लोगों में शाहरुख का नाम आरोपी में है। शाहरुख ने हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के ऊपर बंदूक तानी थी। चार्जशीट में कहा गया है दिल्ली दंगों के पीछे गहरी साजिश थी। दिल्ली को जलाने के लिए जिस तरह से दंगों की साजिश का जाल बुना गया, दरअसल वो तो जनवरी के पहले पखवाड़े में ही पुख्ता कर लिया गया था। सैफी की गिरफ्तारी के बाद अब और भी वो दबे राज जल्द खुलेंगे, जिससे मास्टरमाइंड ताहिर से जुड़े और भी कई राज बेपर्दा होंगे। तो खालिद सैफी दिल्ली दंगों का एक नया किरदार, जिसने मीटिंग कराई ताहिर हुसैन और उमर खालिद की। ये वही उमर खालिद है जिसने नारे लगाए थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसने ये भी नारे लगाए थे जेएनयू के अंदर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये वही शख्स है जो शाहीन बाग के प्रदर्शनों के अंदर शामिल होता था कन्हैया कुमार के साथ। ये वही शख्स है जो अमानतुल्लाह खां, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, और जिन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संगीत रागी जी, जो कि एक जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि देश के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं निखत अब्बास भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है, मेरी छोटी बहन है, और साथ ही साथ यहां पर एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर अपना पक्ष रखेंगी मेरे बड़े भाई मौलाना शाजिद रशीदी साहब भी मौजूद हैं। मेरा हमेशा इनसे झगड़ा होता है क्योंकि ये नहीं मानते कि दंगा करने की प्लानिंग की गई थी। ये दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, कुछ बयानों पर इल्जाम लगाते हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इफ्रा जान, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, लॉ भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि इफ्रा कहना क्या चाहती हैं। इमरान अली मेरे साथ हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, और साथ ही साथ मेरे दूसरे दर्शक अतुल व्यास जुड़े हुए हैं, जो कि एक योगा टीचर है और राजस्थान से मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तो एक नया कैरेक्टर मिल गया आपको, खालिद सैफी। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है? यूनाइटेड इंडिया अगेंस्ट हेट, और बांटता घृणा है, बांटता दंगा है। ये कैसे लोगों के हाथ में शाहीन बाग था? मौलाना साजिद रशीदी साहब जवाब दीजिए। देखिए दीपक चौरसिया जी, हर जगह हर मोड़ पर मुसलमानों का मीडिया ट्रायल होता है। पहले आतंकवाद के नाम पर होता था, अब दंगों के नाम पर भी होने लगा है, और ये मीडिया ट्रायल ही है। हालांकि केस चलेगा, कौन आदमी उसमें कन्विक्ट होगा नहीं होगा, किस पर क्या चार्जेस फ्रेम होंगे नहीं होंगे, ये बहुत बात की बात है। लेकिन आपने पिछले 2 महीने से जो देश के अंदर एक जहर घोलने का काम किया है वो अभी तक लगातार जारी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अंकित शर्मा जिसकी हत्या हुई है, हम उसके साथ हैं, गलत हुआ है। आप ये आज तक उसको केंद्र सरकार ने, जब खड़े हो गए आज कानून तक के खिलाफ, आप जिसका भाई साहब मुझे बात करने दीजिए, बोलिए। भाई साहब मुझे बात करने दीजिए, बोलिए, आरोप मुझे बात करने दीजिए, भाई साहब मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। दूसरा सवाल तब कीजिए जब मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। अंकित शर्मा को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। अंकित शर्मा के घरवालों की आर्थिक मदद नहीं हुई। रागिनी तिवारी को अभी तक पकड़ा नहीं गया। दिल्ली दंगों के अंदर 2 दिन तक फोर्स क्यों नहीं आई? क्यों पुलिस दंगाइयों के साथ में मिलकर दुकानें जलाने में और मारने पीटने में साथ रही? इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई। ये सारी चीजें हैं। कपिल शर्मा को अभी तक आजाद छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन खालिद सैफी, ताहिर हुसैन,
खालिद सैफी, ताहिर हुसैन और उमर खालिद मिलके दंगे क्यों प्लान कर रहे थे ट्रंप के टाइम? इसका भी जवाब दीजिए ना, इसका भी जवाब दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी, इसका भी जवाब दीजिए। क्यों दंगे प्लान हो रहे थे शाहीन बाग के नाम पर? क्यों जामिया को जलाया जा रहा था? दिसंबर फरवरी में दंगे नहीं हुए, दिसंबर से दंगे होने शुरू हो गए हैं। जामिया में जो हुआ वो भी एक दंगा था। इनकार कर सकते हैं आप इससे? बताइए। बताइए, इनकार कर सकते हैं इससे? से और फला जगह से बागपत से आए थे, उनको सजा नहीं देनी है। इनको सजा मिलेगी, जितनी बात क्योंकि ये मुसलमान है, मिलेगी इनको सजा। अरे मौलाना साजिद रशीदी आईबी में काम करते हैं क्या? आपको पता भी लग गया बागपत से आए थे? आईबी में काम करना शुरू कर दिया क्या आपने? आपको पता भी लग गया बागपत से आए थे दंगाई? जो दंगाई शाहीन बाग से आए थे उनके बारे में क्या कहेंगे? जाफराबाद की जिन महिलाओं को भड़काकर बिठाया गया कि तेल रखिए, गरम पानी रखिए, वो जो पिंजरा तोड़ गैंग की महिलाओं थी, उन्होंने बताया कि नहीं जाफराबाद की महिलाओं को कि अपने लोगों ने गोलियां चलाई हैं, कितने लोग मारे हैं, किनके ऊपर डंडे भांजे हैं? जाइए ना, दिल्ली पुलिस के पास जाइए, दिखाइए। ये तो आप अपराध कर रहे हैं, ये तो आप अपराध कर रहे हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप चैट है और अगर आप दिल्ली पुलिस को नहीं दे रहे, चलिए मैं आपके साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय चलता हूँ, चलेंगे मेरे साथ? दीपक चौरसिया, आप जैसे लोग, आप आपके पास व्हाट्सएप चैट है ना, चलिए मेरे साथ, कल चलते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास सबूत देने के लिए। चूंकि आपकी रोजी रोटी चल रही मुसलमानों से दुश्मनी निकालकर, आपकी रोजी रोटी चल रही दुश्मनों से सजा निकाल कर, मुसलमानों से आप दुश्मनी कर रहे हैं। मुसलमानों मेरा सबसे खास दोस्त मुसलमानों को कन्वेक्ट होने से पहले मुजरिम बना के खड़ा कर रहे हैं। रशीदी जी मेरा सबसे खास दोस्त मुसलमान भी है, मुसलमान ही है, और ये निखत मेरी बहन है, ये निखत मेरी बहन है। निखत मौलाना जी को जवाब देने की जरूरत है। खालिद सैफी के नाम जैसे ही दंगाई के तौर पर आता है तो वो मुसलमान बन जाता है। जो गड़बड़ करे उसको पकड़ा जाए तो वो मुसलमान बन गया। ये कौन सी प्रवृत्ति है इस देश में? मौलाना साहब, निखत बोलेगी। सजा मौलाना साजिद रशीदी को किसी को भी ठप्पा देने की जरूरत नहीं है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है। बहुत पहले भी डिबेट्स में ये मेरे साथ ऐसे कर चुके हैं। आज आप कह रहे हैं मुसलमानों से दुश्मनी। मेरे भाई, आपको लगता होगा कि देश के बारे में बात करने वाले लोग और देश के हित में बात करने वाले आपके दुश्मन है, मेरे दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है तो अपने गिरबान में झांकी, कहीं थोड़ी सी चोट मोट ऊपर नीचे तो नहीं है। इन्होंने, देखिए दीपक जी क्या बात बोली, इन्होंने सबसे पहली बात बोली, शुरू ही करी कि यहाँ तो मुसलमानों का मीडिया ट्रायल होता है। मेरे भाई, मीडिया ट्रायल मुसलमानों का नहीं हो रहा, आप जैसे लोगों का हो रहा है जो यहाँ बैठकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आपने कहा चाहे आतंकवादी की बात हो, तो आतंकवादियों को आप मुसलमान मानते होंगे, मैं नहीं मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कोई और मुसलमान आतंकवादियों को मुसलमान मानता होगा। आप मान रहे तो फिर से एक बार अपने गिरबान में झांक लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे बोला कि जहर घोलने की काम हो रहा है और जहर घोला जा रहा है कम्युनिटी में और पूरी दिल्ली में। मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि तब जहर नहीं घोला गया जब महिलाओं ने छतों पे से खड़े होकर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करी थी? तब जहर नहीं घोला गया जब नर्सेस के सामने जमातियों ने कपड़े उतारे थे? तब भी जहर नहीं घोला गया जब यहाँ पर ताहिर हुसैन के घर के बाहर 51 दफा अंकित शर्मा जैसे देश सेवक के छाती पर चाकू मार दिया गया? तब भी जहर नहीं घोला गया। तब भी जहर नहीं घोला गया जब ताहिर हुसैन की छत पर बम मिले थे। आप लोगों को जहर दिखता कब है? सिर्फ तब दिखता है जब सच्चाई और आपको एक्सपोज कर दिया जाता है। पर दिक्कत यही है, आप लोग आज तब भी और दीपक जी, इनसे पूछिए, इनको जहर तब नहीं याद आया था जब छोटी छोटी बच्चों के माध्यम से शाहीन बाग में ये बुलवा रहे थे कि मोदी हिटलर है और अगर यहाँ आ गया और मोदी और अमित शाह को तो हम मार डालेंगे। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के जुबान पर इन्होंने नफरत पैदा करी। इन्हें तब जहर नहीं याद आया, आज इन्हें सारे जहर याद आ रहे हैं। आप सीधी और सच्ची बात समझिए और सीधी और सच्ची बात बोलिए। मैं मान लेती हूँ आपने मुसलमानों की ठेकेदारी ले रखी है, पर ये आपको हक किसने दिया कि आप जाकर मुसलमानों के नुमाइंदे बने? नहीं, एक मिनट, इनसे पूछिए, नहीं किसने कहा मौलाना साद का नुमाइंदा बनने के लिए? फिर इनको एंटी नेशनल बोल दो तो इन्हें मिर्ची लग जाती है, इन्हें नमक हराम बोल दो तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। तो इनकी मिर्ची का हल क्या है? आप खुद बता दो। इनकी मिर्ची का हल है मुगली घुट्टी 555।
जो दिल्ली पुलिस को बिल्कुल सही। पिलानी पड़ेगी सबको, चाहे वो खालिद सैफी हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो उमर खालिद हो, इनको मुगली बिल्कुल गुट्टी सही। 555 पिलानी पड़ेगी। सीधे मैं चलता हूँ बहुत बड़े और एक मुगालते सवाल में जी लेता रहे हैं आप, हूँ दीपक चौरसिया। शाहदरा से मेरे एक दर्शक देवेंद्र आप शर्मा बहुत मेरे बड़े साथ जुड़ मुगालते रहे में जी रहे हैं, सुनिए दीपक देवेंद्र का चौरसिया। क्या सवाल है। दीपक चौरसिया, बहुत बड़े मुगालते में जी रहे हैं आप। और साजिद रशीदी मैं देवेंद्र शर्मा, ताहिर हुसैन जिसने कि दिल्ली में दंगे भड़कवाए उसका मास्टरमाइंड रहा, लेकिन आज वो एक चीज़ का फेवर लेना चाहता है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान और हिंदू ये शुरू से भाइयों की तरह रहे हैं और आगे भी रहेंगे और रहते आए हैं। अगर मुसलमानों को टारगेट बनाने की बात होती तो हमारे देश में मुस्लिम नेता ना होते, हमारे देश में मुस्लिम कलाकार ना होते। पहले आप गुनाह करो और उसके बाद आप मोहम्मदन होने के नाम पे दुहाइयाँ मांगो, ये चीज़ गलत है। ठीक है इफ्रा, जवाब दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक दर्शक बोल रहा है। ये आम देश की फीलिंग है, ये देश के 100 करोड़ लोगों की फीलिंग है। जवाब दीजिए इफ्रा। पहले तो ये देश के 100 करोड़ लोगों की फीलिंग नहीं है, ये देश के एक आदमी की फीलिंग है जिसने बात की थी। अब मैं जवाब ले लीजिए दीपक भाई। खालिद सैफी जो हैं, इसको 28 फरवरी को खुरेजी खास से पकड़ा गया था। किस बात पे? ये प्रोटेस्ट कर रहा था पीसफुली सीएए के खिलाफ। इसको उठा दिया। अब दिल्ली पुलिस ने कहा कुछ तो चार्ज दाखिल करना है, तो इसको चार्ज में डाल दिया अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन जब सवाल हुआ कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर, शब्द को गाली मत दो प्लीज। 28 फरवरी जी 28 फरवरी को जब इसको अरेस्ट किया गया, इसको लिखा गया एक प्रोटेस्ट साइट से इसको अरेस्ट किया गया अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी मर्डर, हत्या करने के इल्जाम में। तो सवाल उठा भाई किसकी हत्या करने के इल्जाम में, कुछ तो जवाब दीजिए। तो दिल्ली पुलिस ने वो जवाब नहीं दिया और चुपचाप, चूंकि अब जब ये आपने केस दायर कर दिया है अटेम्प्ट टू मर्डर का, लेकिन पता ही नहीं है कि मर्डर किसके खिलाफ हुआ, तो इसीलिए दिल्ली पुलिस समझ गई कि केस चलने वाला नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया, चुपचाप इसको उठा के 15 दिन कस्टडी में रख दिया। आराम से एक बंदा चल रहा था कस्टडी में, केस में मर्डर किसका किया है वो भी नहीं लिखा है। वापस ये बंदा दिल्ली पुलिस की कस्टडी से निकलता है व्हील चेयर पर, दोनों टांगे टूटी हुई निकली इसकी। चलिए अब वो भी आगे चला देते हैं। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस को लगा कि इस आदमी को बेल मिल जाएगी क्योंकि हमने केस ही नहीं बनाया है, तो उन्होंने अब किस बात पे अरेस्ट कर दिया भाई? अब इसने उमर खालिद से फोन पे बात की थी। हम मोहम्मदन होने के नाम पे नहीं छुपते हैं सर, हम आपके सबूत ना होने के बावजूद हमको बार बार एंटी नेशनल बिल्कुल सही बात बोली आपने। वकालत की पढ़ाई की है, आप जाइए तुरंत इनका वकालतनामा लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के खिलाफ ऐतिहासिक साक्ष्य और सबूत आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इनका वकालतनामा भरिए। संगीत रागी जी क्या कहेंगे, क्यों डिफेंड हो रहे हैं दंगाई इस देश के अंदर, चाहे वो साजिद रशीदी हो, चाहे वो इफ्रा जान हो। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बोल देती हूँ, अरे आप जाइए ना, वकालतनामा लीजिए, बेल दिलवाइए उनको, समाज सेवा का काम करिए। संगीत रागी जी लिखेंगे भाई। प्राज्ञा ठाकुर जी का भी वकालतनामा लिखा जा रहा है, उनको भी बेल मिली हुई है। दीपक जी, एक तो जानना चाहिए, ये इफ्रा प्लीज आपने अपनी बात कंप्लीट की। संगीत रागी जी ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ये आप जितने नाम सुनते हैं, पिंजड़ा तोड़, ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट हेट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी, ये वही लोग हैं जिनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। ये वही लोग हैं जिनका सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं है। ये एक धर्म के मानने वाले हैं और वामपंथी। मैं बार बार इसे कहता हूं, इस देश में जिहादियों का और वामपंथियों का एक संजोग हो गया है। ये भारत के विभाजन से पहले भी था और बाद में भी चल रहा है। ये दोनों जुड़ते हैं, ये दोनों तार जुड़ते हैं और दोनों देश के ही खिलाफ हैं। सारे मुसलमान इसके हिस्से नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन सारे मुसलमान इस देश के विभाजन के समय भी साथ नहीं थे। लेकिन ये है एंटी नेशनल दूसरी बात, सबूत नहीं, पूरी दुनिया में सबूत कब दिखाएंगे? इफ्रा यदि इस्लाम के इतिहास को पढ़ लेंगे। इफ्रा को ऑडियो डाउन प्लीज, इफ्रा गलत है ये, आपने अपनी बात कह ली। संगीत रागी
जो इस्लाम के एक इतिहास को पढ़ लेगा और बहावी मूवमेंट को जान लेगा, देवबंद को जान लेगा, वो अच्छी तरह जानता है कि दुनिया में ये जो तथाकथित मुसलमान का ये जो शांति प्रिय बात है, वो शांति इसमें है ही नहीं। ये तो सीधा है कि काफिर, इनके लिए तो बाकी सारे काफिर हैं। और इस दुनिया को एक इस्लामिक स्टेट और एक इस्लामिक समाज बनाने का पैगाम इनके लिए है। ये कुरान को मान करके चलते हैं कि ये डिवाइन आया है। और जितने लोग हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का में किया था, यमन में किया था, इजिप्ट में किया था, बाकी स्पेन तक वो चले गए थे। तो ये पूरा एक इस्लामिक एजेंडा के तहत है। इसमें सारे इनके ऑर्डर, यहां तक कि जिसको आप तबलीगी जमात कहते हैं, यदि तबलीगियों को यदि आप पढ़ लेंगे, फ्रांस की इनकी करतूतें पढ़ लेंगे, यदि इनकी करतूतें ब्रिटेन में पढ़ लेंगे, यदि इनकी करतूतें अमेरिका में पढ़ लेंगे, यदि इनकी करतूतें अन्य देशों में पढ़ लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि तीनों एक दूसरे के संपूरक हैं। ग्लोबल इस्लाम, ग्लोबल इस्लामिक सोसाइटी और ग्लोबल जिसको उम्मा कहते हैं, यही इनका ये है। और ये दुनिया में 4 जगह संघर्ष कर रहे हैं। एक तो है जहां पर आप इजराइल की बात करते हैं, दूसरा जो है वो भारत जैसे देश जहां पर मान करके चलते थे इनके पूर्वजों ने शासन किया था, इसलिए हमको यहां पर जिहाद जारी रखना है। और तीसरा वैसे स्टेट जहां पर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, वहां पर बहुत संख्या में गए हैं। वहां पर ये पहले आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे थे, अब ये एसर्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये सरिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये इनका चरित्र है। जब तक आप पॉलिटिकल, ठीक है, एग्री करा, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं संजीत रागी जी, भारत का हर मुसलमान ऐसा नहीं है। भारत में कई मुसलमान ऐसे हैं जो देश प्रेमी हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो मोहम्मद रफी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर हामिद अली हो। मैं सीधे चलता हूँ अतुल व्यास जी के पास। अतुल व्यास जी, क्यों ऐसा होता है कि जब भी दंगे में किसी मुसलमान का नाम आता है तो एक पूरी कम्युनिटी निकल के कहने लगती है कि नहीं भाई मुसलमान को फंसाया जा रहा है। अतुल व्यास जी और इमरान भाई, अगर आपको बहस में भाग लेना है तो अगर किसी भी पॉइंट को आप रिबटल करना चाहते हैं तो हाथ उठा सकते हैं। अतुल व्यास जी, आपका जवाब पहले। सर, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता B.R. अम्बेडकर साहब को कोट करूंगा। उन्होंने अपनी किताब में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि मुस्लिम्स क्रिएट न्यूसेंस फर्स्ट एंड देन दे प्ले विक्टिम कार्ड एंड दिस इज ए वेरी यूनिवर्सल फिनोमिना ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 1। नंबर 2 आप देखिए कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये फिनोमिना को इस्लाम और मुस्लिम्स का देखें तो मैंने 3 चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। नंबर 1, इनका उद्देश्य इस्लामिक राज्य स्थापित करना है एवरीवेयर, हर मुस्लिम का, हर कंट्री में आप देख लीजिए, कट अक्रॉस कंट्रीज एंड जियोग्राफिक बाउंड्रीज। और उसके बाद सेकंड क्या होता है कि जहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं और मेजॉरिटी में अगर अपोजिशन यूनाइटेड है तो इनको कहा गया है कुरान में सरेंडर। तब ये बहुत डिसिप्लिन और सारे लॉज और वहाँ के सब मानते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। द एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एटसेट्रा एटसेट्रा। वहाँ भी इन्होंने रेस किया था क्वेश्चन, पर जब देखा कि अपोजिशन यूनाइटेड है तो मेजोरिटी यूनाइटेड है तो वहाँ पे सरेंडर कर दिया। सेकंड स्टेज आती है जहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं और मेजोरिटी इज डिवाइडेड लाइक इंडिया। वहाँ पे दंगे फसाद, छोटी छोटी बात को उकसाना, मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलना, बवाल क्रिएट करना, ये इनको कहा गया है, कुरान में लिखा है। नंबर 2। और तीसरी स्टेज जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है वहाँ पे किक आउट द माइनॉरिटी, इट हैपेंड इन कश्मीर। तो ये बड़ा इनका सिस्टमेटिक, इसमें इनको कोई डाउट, कोई इनके अंदर संशय, इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये कंफ्यूजन कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं है इनको। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से अतुल व्यास जी ने कुरान पाक के बारे में बोला है। मैं सिर्फ इतना साफ करना चाहता हूं कि अतुल जी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये ना मेरा विचार है ना न्यूज चैनल का विचार है। इसका जवाब मैं इमरान साहब से लूंगा, लेकिन मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं।